हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 11 कंपनी के वित्तीय विवरण। कंपनी के वित्तीय विवरण क्यों बनाए जाते हैं, वित्तीय वर्ष क्या होता है। जब भी किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किसी भी कंपनी की आर्थिक स्थिति जानना हो तो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। इससे संबंधित जो थ्योरी है वो मैं आपको पहले अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ। इस चैप्टर में हमें कंपनी की जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसका पूरा फॉर्मेट क्या है वो पढ़ना है। साथ ही उन फॉर्मेट में अंदर जो आइटम्स लिखे जाते हैं उनमें किन किन आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो उनको किस तरीके से लिखा जाता है, और नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, ये हमें इस चैप्टर में अब आगे पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के चिट्ठे का प्रारूप। किस प्रारूप में चिट्ठा बनाया जाता है, कंपनी अधिनियम 2013 की शेड्यूल 3 में इसको डिफाइन किया गया है। 2013 के अनुसार जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो वर्टिकल फॉर्म में बनेगी। पहले जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म चलता था वो अब हटा दिया गया है। तो जब भी आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो वर्टिकल फॉर्म को ही यूज़ करेंगे। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे का निर्धारित प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के पहले भाग में दिया गया है। इसके अंतर्गत इसमें वर्टिकल फॉर्म दिया गया है जो कि इस प्रकार है। ये देखिए आप, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एज पर आपको ऊपर लिखना रहेगा। शेड्यूल 3 पार्ट 1 सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 1 2013 के अकॉर्डिंग हम इस पूरे फॉर्मेट को बना रहे हैं। सबसे पहले इसमें नेम ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी का बनाया जा रहा है उस कंपनी का नाम इसमें आ जाएगा। फिर बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, किसी फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो जिस डेट में बनाई जा रही है वो डेट आ जाएगी यहाँ पर। और फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है, तो वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। फिर हमारा अगला कॉलम होगा पर्टिकुलर का, नोट नंबर, मतलब जो भी नोट्स टू अकाउंट बनेगा उसमें, जैसे कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड्स को डिफाइन किया गया है, तो शेयर होल्डर फंड्स में यहाँ पर नंबर 1 आ जाएगा, नोट नंबर 1। उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल हमको देखना होगा तो वो नोट्स टू अकाउंट में जाकर हम देख सकेंगे। फिर फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, करंट ईयर की जो भी अमाउंट रहेगी वो हमको यहाँ पर लिखना है। फिगर एज द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, जो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है वो यहाँ रहता है। वैसे हमारे इसमें सिर्फ आपको करंट ईयर की जो अमाउंट है वही लिखना है। अब इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट में बनाकर दिखाइए आप, तो हमें सिर्फ करंट ईयर वाला कॉलम ही यूज़ में लेना है। प्रीवियस ईयर वाला जो कॉलम है ये हमारे किसी काम का नहीं होता है। ये जो कंपनीज होती हैं वो अपने डाटा इसमें फीड करती हैं। तो ये कॉलम्स बनाने के बाद सबसे पहला जो हेडिंग हो जाता है वो है समता एवं दायित्व, मतलब इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो सबसे पहले नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होगी, समता एवं दायित्व, मतलब इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में सबसे पहले लिखा जाता है अंशधारियों के कोष। अंशधारियों के कोष मतलब शेयर होल्डर्स फंड। जो शेयर होल्डर्स फंड होते हैं उसमें जो भी ऑनर होता है उसकी पूरी इक्विटी को शो किया जाता है, उसमें उसकी शेयर कैपिटल आ जाती है, उसकी रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है, और भी मनी अगेंस्ट शेयर वारंट्स ये भी इसमें आ जाती है। तो सबसे पहला जो हेडिंग है हमारा वो रहेगा इसमें शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में उसकी नोट्स टू अकाउंट में इसको डिफाइन किया जाता है। वहाँ से जो भी फाइनल अमाउंट्स आती है वो हमको यहाँ पर लिखना है। शेयर कैपिटल में कंपनी की जो अथोराइज कैपिटल है वो लिखी जाती है। अथोराइज कैपिटल के बाद कंपनी ने कितनी कैपिटल इशू की तो इशूड कैपिटल उसमें आती है। फिर सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल आती है। और फाइनल अगर कॉल्स इन एरियर वहाँ पर दिया है या कोई डिस्काउंट या कुछ भी दिया है तो उसको माइनस करके फिर यहाँ पर
फाइनली एक जो अमाउंट वहाँ पर निकलता है नोट्स टू अकाउंट में, वो शेयर कैपिटल में वैल्यू लिखी जाती है। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व और सरप्लस होते हैं वो लिखे जाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद में मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स मतलब जब कंपनी ने शेयर्स जो इशू किए हैं उनके अगेंस्ट मनी उसको मिल गई है, लेकिन अभी शेयर जो है उसने अलॉटमेंट करना अभी बाकी है। तो ये आइटम आपको शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत लिखना है। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आवंटन हेतु विचाराधीन अंश आवेदन राशि। आवंटन हेतु विचाराधीन मतलब ऐसे अंश जो कंपनी ने इशू कर दिए और उनकी एप्लीकेशन अमाउंट भी रिसीव्ड हो गई है, बट उनको अभी अलॉटमेंट नहीं किया गया कंपनी के द्वारा, उनका अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, विचाराधीन है, तो वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो करंट नहीं है, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगी, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब करंट लाइबिलिटीज़ जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड टाइम के लिए होती है, कम समय के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बट जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लंबे समय के लिए अगर कोई लोन ले रखा है तो वो इसमें आ जाएंगे। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इसमें आ जाएगी। इसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इसके अलावा भी कोई अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो वो आपको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के हेडिंग में शो करना है। इसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, अगर कोई लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स किए गए हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स में जैसे कि लंबे समय के लिए कोई फ्लक्चुएशन फंड बनाया गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखना है। तो सेकंड और थर्ड ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको क्लियर किया। कंपनी की बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ लिखना है। इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ के बाद उसमें आप शेयर होल्डर फंड लिखेंगे। शेयर होल्डर फंड लिखने के बाद उसमें शेयर कैपिटल लिखेंगे। शेयर कैपिटल के बाद आप उसमें रिजर्व एंड प्रोविजंस का कोई अमाउंट अगर आपको दिया गया है तो वो उसमें लिख देंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड है, आवंटन हेतु विचाराधीन अंश आवेदन राशि, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ऐसे शेयर जो कंपनी के द्वारा अभी अलॉटमेंट नहीं किए गए हैं, उनकी अमाउंट रिसीव्ड हो गई है बट अभी उसको अलॉट नहीं किया गया है। इसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटीज़ मतलब ऐसी लायबिलिटीज़ जो लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, डिबेंचर्स हैं, वो सब अमाउंट आपको इसमें लिखना है। तो ये कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो हमें इस फॉर्म में ही बनाना है। इसकी जो आइटम्स हैं वो प्री डिसाइडेड हैं, वही आपको पहले से जो दी गई है वही लिखना है। इसके अलावा इसमें आप और कुछ भी अपने हिसाब से नहीं लिख सकते। और इसमें इसका जो डिटेल होता है, इसका जो भी प्लस माइनस करके फाइनली अमाउंट होता है वही इसमें लिखा जाता है। और जो भी आपको प्लस माइनस करना है, जो भी कैलकुलेशन वर्क करना है, वो नोट्स टू अकाउंट में किया जाता है। थैंक यू।